नमस्कार बच्चों, आज हम इस कक्षा में स्पर्श भाग 2 की कविता 7 तोप का अध्ययन करेंगे। कविता पढ़ने से पहले हम कवि का जीवन परिचय संक्षेप में पढ़ते हैं। कवि परिचय। कवि वीरेंद्र डंगवाल, जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर में जन्मे वीरेंद्र डंगवाल ने आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में पाई। पेशे से प्राध्यापक डंगवाल पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं। समाज के साधारण जन और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरे और दृश्य वीरेंद्र की कविताओं की विशेषता मानी जाती है। इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपनी कविता का आधार बनाया है जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा किए रहते हैं। वीरेंद्र के अब तक 2 कविता संग्रह इसी दुनिया में और दुष्चक्र में स्रष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। पहले संग्रह पर प्रतिष्ठित श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और दूसरे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा इन्हें अन्य कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। वीरेंद्र डंगवाल ने कई महत्वपूर्ण कवियों की अन्य भाषाओं में लिखी गई कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है। तो कविता का पाठ प्रवेश। प्रतीक अर्थात निशानी और धरोहर अर्थात विरासत 2 तरह की होती है। एक वह जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हम अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों के बारे में जान सकते हैं, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई थी, जिसके कारण देश की कई पीढ़ियों को गहरे दुख और कष्टों को झेलना पड़ा। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही 2 निशानियों का वर्णन किया गया है। पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे बनाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। देश को फिर से आज़ाद करने का सपना देखने वाले जांबाजों को इन तोपों ने मौत के घाट उतार दिया। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को बेकार कर दिया। फिर भी हम इन निशानियों के माध्यम से याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और इस तरह हम पर हुक्म ना जमा पाए जिसके इरादे अच्छे ना हों, और यहाँ फिर से वही परिस्थितियाँ बने जिनके घाव आज तक हमारे दिलों में हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम इस पाठ की तोप आ रही है। तोप कविता का सार देखिए। प्रस्तुत पाठ हमें याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत में उसका स्वागत किया गया था, परंतु धीरे धीरे वो हमारी शासक बन गई। अगर उन्होंने कुछ बाग बगीचे लगाए तो उन्होंने तोपें भी तैयार की। कवि कहता है कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है, इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग में हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है, उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं। तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने ज़माने में बहुत ताकतवर थी, यानी बहुत शक्तिशाली थी। अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैये, तोप के अंदर घुस जाती हैं। वह हमें बताना चाहती हैं कि ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकत हमेशा नहीं रहती। तो कविता की व्याख्या सहित हम देखेंगे। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। तो पहले हम जो कठिन शब्द हैं उसके शब्दार्थ देखिए। मुहाने यानी प्रवेश द्वार,
यानी जो आपका दरवाज़ा है उसका जो मेन डोर होता है यानी मुख्य दरवाज़ा, उसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। धर, अब दूसरा इसमें शब्द है, कठिन शब्द, धर रखी। धर रखी मतलब रखी गई, संभाल, देखभाल, विरासत, पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त वस्तुएं। पूर्व पीढ़ी मतलब जैसे कोई वस्तु है, यानी हमारे पिताजी जो है अपने पिताजी से पाए और मैं अपने पिताजी से प्राप्त किया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उसे ही कहा जाता है विरासत में मिली हुई चीज़। तो तोप और जो कंपनी बाग है यह विरासत तो नहीं है, क्योंकि पैतृक संपत्ति को ही विरासत कहा जाता है, परंतु हम इसे ऐतिहासिक वस्तु अवश्य कह सकते हैं। तो इसमें व्याख्या देखिए इसकी, कंपनी बाग के मुहाने पर यानी अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए जो बगीचे थे बड़े बड़े शहरों में, उसे कंपनी बाग कहा जाता है। तो उसके मेन जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में तोपें प्रयोग की गई थी उसके प्रवेश द्वार पर रखी गई हैं। और इस तोप की बड़ी संभाल होती है, यानी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह से विरासत में प्राप्त हुई वस्तुओं का हम मूल्य करते हैं, महत्व देते हैं, उसी तरह इन वस्तुओं का यानी तोप और बगीचे का बहुत देखभाल की जाती है। और साल में इसकी 2 बार चमकाई जाती है। जिस तरह से बाग बगीचे की सफाई की जाती है उसी तरह से इस तोप की 2 बार साफ सफाई की जाती है। व्याख्या देखते हैं हम। कब कहते हैं कि यह जो 1857 की तोप आज कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी गई है इसकी बहुत देखभाल की जाती है। जिस तरह यह कंपनी बाग हमें विरासत में अंग्रेजों से मिला है उसी तरह यह तोप भी हमें अंग्रेजों से ही विरासत में मिली है। जिस तरह कंपनी बाग की साल में 2 बार अच्छे से देख रेख की जाती है उसी तरह इस तोप को भी साल में 2 बार चमकाया जाता है। यानी जो एक स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इन 2 अवसरों पर जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है इन दोनों अवसरों पर बाग के साथ साथ स्तूप की भी साफ सफाई की जाती है, चमकाया जाता है। अगली पंक्ति देखते हैं। सुबह शाम आते हैं कंपनी बाग में बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि तोप का प्रयोग कहाँ हुआ था। यानी जो 1857 की यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इस तोप का प्रयोग किया गया और सुबह शाम कंपनी बाग में जो बहुत सारे यात्री सैलानी यानी दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, जबर माने ताकतवर या शक्तिशाली, सुरमाओं माने वीर, धज्जे माने चिथड़े चिथड़े करना। तो सुबह शाम जो कंपनी बाग में यात्री घूमने के लिए आते हैं, मानो यह तोप मौन भाषा में उन्हें यह बता रही है कि मैं अपने जमाने में बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी ताकतवर थी, बहुत शक्तिशाली थी मैं, अच्छे अच्छे जो वीर थे उनकी मैंने चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए। इसकी व्याख्या देखते हैं। कब कहते हैं कि सुबह और शाम को बहुत सारे व्यक्ति कंपनी के बाग में घूमने के लिए आते हैं, तब यह तोप उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं अपने जमाने में बहुत ताकतवर थी, मैंने अच्छे अच्छे वीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अर्थात उस समय तोप का डर हर इंसान को था। अगली पंक्तियां देखते हैं। अब तो बहरहाल छोटे बच्चों की सवारी से अगर यह फारिंग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप, कभी कभी शैतानी में वह इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वह बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो इसके कठिन शब्द देखते हैं। इसमें बहरहाल यानी बुरी स्थिति, फारिंग शब्द यानी मुक्त या खाली। इन पंक्तियों में कवि
कहना चाहते हैं कि किसी भी बुराई को हिम्मत और हौसला के सहारे खत्म किया जा सकता है, और साथ साथ कभी यह भी कहना चाहते हैं कि हमें अपनी ताकत पर, हमें अपनी शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्थिर नहीं होती हैं, ये नश्वर हैं। तो इस पंक्ति का भाव देखिए। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि अपने ज़माने में जब ये इसका एक ज़माना था इस तोप का, तो था, लेकिन बहरहाल मतलब आज इसकी बड़ी बुरी स्थिति है। छोटे बच्चे इस पर घुड़सवारी करते हैं, इस पर बैठते हैं, और जब छोटे बच्चों से यह तोप खाली होती है तो उसके ऊपर चिड़िया बैठती है। चिड़िया आपस में बैठ करके बातचीत करती हैं। गपशप मतलब बातचीत करना। कभी कभी शैतानी में वो चिड़िया, खासकर गौरैये जो चिड़िया हैं, कभी कभी वो शैतानी करते करते यानी शरारत करते करते चींची करते हुए उसके भीतर भी घुस जाती हैं। किसके? यानी तोप के भीतर। वो बताती हैं, वो मतलब चिड़िया हमें बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। वो बताती हैं ये चिड़िया, ये संदेश दे रही हैं, चाहे सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो शक्तिशाली, लेकिन एक दिन उसका अंत निश्चित है। इसलिए हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। व्याख्या में देखिए, कवि कहते हैं कि अब तोप की स्थिति बहुत बुरी है। छोटे बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। जब बच्चे इस पर नहीं खेल रहे होते तब चिड़िया इस पर बैठकर आपस में बातचीत करने लग जाती हैं। कभी कभी शरारती चिड़िया, खासकर गौरैया, तोप के अंदर घुस जाती हैं। वो छोटी सी चिड़िया ऐसा करके हमें बताना चाहती हैं कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी अंत निश्चित होता है। तो इस तरह से हमने इस कक्षा में तो कविता का भावार्थ देखा, सार देखा और पाठ प्रवेश का हमने अध्ययन किया। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को इस कविता का भावार्थ, व्याख्या समझ आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और प्रश्नोत्तर आपको PDF से भी पढ़ना है, जो हमेशा हम भेजते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।